महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, शिक्षा तथ्यों को सीखना नहीं है बल्कि दिमाग को सोचने के लिए प्रशिक्षित करना है। बिल्कुल सही। और ये बात आज की हमारी चर्चा पर एकदम फिट बैठती है। आज हम बात कर रहे हैं भारत की उच्च शिक्षा में एक अहम बदलाव की। हाँ, विदेशी विश्वविद्यालयों का भारत में आना। जी, ये हो रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP 2020 और UGC के जो 2023 के नियम हैं उनके तहत। बिल्कुल। तो आज हम द हिंदू जैसे स्रोतों के विश्लेषण के आधार पर इसके जो मौके हैं और जो चुनौतियां हैं उन पर जरा गहराई से बात करेंगे। हाँ, ये जरूरी भी है। ये चर्चा UPSC की तैयारी करने वालों और आम जानकारी रखने वालों दोनों के लिए अहम है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले यही सवाल उठता है कि आखिर ये विदेशी विश्वविद्यालय भारत की तरफ देख क्यों रहे हैं, आ क्यों रहे हैं? हाँ, क्या वजह है? देखिए, एक तो सबसे बड़ी वजह है भारत की डेमोग्राफी, मतलब हमारी युवा आबादी। अच्छा। 50% से ज्यादा लोग 30 साल से कम उम्र के हैं। लेकिन हायर एजुकेशन में GR मतलब ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो वो 30% से भी कम है। ओह, तो मतलब एक बहुत बड़ा बाजार है उनके लिए। बिल्कुल, एक विशाल बाजार। फिर लोगों की आमदनी बढ़ रही है, मध्यम वर्ग बड़ा हो रहा है, अंग्रेजी बोलने वाले बहुत हैं और विदेश में पढ़ने की इच्छा भी रखते हैं लोग। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इन विदेशी विश्वविद्यालयों पर भी अपने देशों में दबाव है। कैसा दबाव? जैसे UK, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में वहां के लोकल स्टूडेंट्स के दाखिले कम हो रहे हैं, जो स्थिर हैं। सरकारी फंडिंग भी कम हो रही है। अच्छा। और हाल में वीजा नियमों में भी सख्ती आई है, तो वो नए बाजार ढूंढ रहे हैं जहां ग्रोथ पोटेंशियल हो, जैसे भारत। तो भारत उनके लिए एक अच्छा विकल्प है। जी हाँ, यहाँ कैंपस खुलने से, जैसे सुनने में आ रहा है गिफ्ट सिटी या नवी मुंबई में, उन्हें रेवेन्यू के नए स्रोत मिलेंगे। सिर्फ बाहर से छात्र बुलाने पर निर्भरता कम होगी और शायद वो थोड़ी कम फीस पर अंतर्राष्ट्रीय डिग्री दे पाएं। और भारतीय संस्थानों के साथ भी जुड़ने का मौका है। बिल्कुल। हमारे जो टॉप संस्थान हैं, IIT बॉम्बे, IISc बैंगलोर, दिल्ली यूनिवर्सिटी, उनके साथ पार्टनरशिप की संभावना है। जैसे डेक्कन यूनिवर्सिटी ने गिफ्ट सिटी में आने से पहले IIM बैंगलोर के साथ पार्टनरशिप की भी थी। तो ये तो हुई उनकी बात, मतलब भारत उनके लिए एक बड़ा अवसर है। दिलचस्प ये भी है कि भारत खुद भी तो बाहर जा रहा है। हाँ, वो भी है। IIT मद्रास का ज़ांज़ीबार में कैंपस, IIT दिल्ली का अबू धाबी में। लेकिन वापस आते हैं विदेशी विश्वविद्यालयों पर। इनके यहाँ आने से भारत को क्या मिलेगा, क्या फायदे हैं? देखिए, भारत के लिए कई फायदे हो सकते हैं। सबसे पहला तो यही कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा, मान्यता प्राप्त डिग्री वो भारत में ही मिल सकेगी। ये तो छात्रों के लिए बहुत अच्छा है। जी, विदेश जाने का जो भारी खर्च है, वीजा की जो दिक्कतें हैं, उनसे शायद कुछ हद तक राहत मिले। और ब्रेन ड्रेन का क्या, उस पे कुछ असर पड़ेगा? हाँ, ये एक बड़ा पॉइंट है। देखिए, 2023 में करीब 9 लाख छात्र पढ़ने बाहर गए। 9 लाख काफी बड़ा नंबर है। हाँ, और एक रिपोर्ट के मुताबिक उनमें से करीब 7.5% वहीं बसना चाहते थे। तो अगर देश में ही अच्छे विदेशी कैंपस होंगे तो हो सकता है ये टैलेंट यहीं रुके, विदेशी मुद्रा भी बचेगी। ये तो महत्वपूर्ण बात है। और क्या फायदे हो सकते हैं? रिसर्च और अकादमिक स्तर सुधर सकता है, जॉइंट रिसर्च सेंटर बन सकते हैं, फैकल्टी एक्सचेंज हो सकता है, गवर्नेंस में सुधार आ सकता है। अच्छा। इससे ओवरऑल अकादमिक माहौल बेहतर हो सकता है, रिसर्च आउटपुट बढ़ सकता है। फिर ये यूनिवर्सिटीज अक्सर इंडस्ट्री की जरूरत के हिसाब से कोर्स लाती हैं। मतलब प्रैक्टिकल स्किल्स पर ज्यादा फोकस। जी, प्रैक्टिकल एजुकेशन पर जोर। इससे शायद छात्रों की रोजगार पाने की क्षमता बढ़ेगी, स्किल गैप कम होगा। और रणनीतिक तौर पर भी कुछ फायदा है, कूटनीति वगैरह? हाँ, बिल्कुल। ये एक तरह का लेन देन भी हो सकता है। भारत उन्हें यहाँ कैंपस के लिए जमीन, रेगुलेटरी मदद दे रहा है, बदले में शायद हमारे संस्थानों को भी बाहर, जैसे खाड़ी देशों या यूरोप में, कैंपस खोलने में मदद मिले। तो मतलब एजुकेशनल डिप्लोमेसी और सॉफ्ट पावर बढ़ेगी। जी, और भारत को एक ग्लोबल एजुकेशन हब बनाने का जो लक्ष्य है उसमें भी मदद मिलेगी। हमारी युवा आबादी, तकनीकी समझ, हमारी लोकेशन, इसका फायदा उठाकर हम दक्षिण एशिया, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट से छात्रों को आकर्षित कर सकते हैं। और हमारे अपने टॉप संस्थानों के लिए भी ये एक तरह की चुनौती या प्रेरणा होगी। बिल्कुल। एम्स, IIMs, IITs जैसे संस्थानों के लिए एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का माहौल बनेगा। तो ये फायदे तो सुनने में काफी आकर्षक लग रहे हैं। छात्रों के लिए मौके, ब्रेन ड्रेन में कमी, रिसर्च को बढ़ावा। लेकिन क्या सब कुछ इतना ही सकारात्मक है या कुछ चुनौतियां भी हैं जिन पर ध्यान देना होगा? हाँ, बिल्कुल, चुनौतियां भी हैं और वो काफी गंभीर हो सकती हैं। जैसे कि? सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी चिंता है फीस की, अफोर्डेबिलिटी की। अगर इन कैंपस की ट्यूशन फीस बहुत ज्यादा हुई तो ये शिक्षा कहीं सिर्फ अमीर वर्ग तक ही सीमित न रह जाए। हाँ, ये तो एक बड़ा सवाल है। इससे सामाजिक आर्थिक असमानता और बढ़ सकती है।
जो NEP 2020 का समावेशी लक्ष्य है, यानी सबको साथ लेकर चलने का, उसके शायद ये उलट हो जाएगा। सही बात है। और क्या चुनौतियां हैं? देखिए, शुरुआत में तो गिने चुने कैंपस ही खुलेंगे, जिनमें छात्र भी सीमित होंगे, तो देश के ओवरऑल GER पर या पूरी शिक्षा व्यवस्था पर कोई बहुत बड़ा तात्कालिक प्रभाव शायद ना दिखे। वो धीरे धीरे ही होगा। मतलब असर होने में समय लगेगा। जी। फिर एक डर व्यावसायीकरण का भी है। कहीं ये संस्थान सिर्फ मुनाफे को प्राथमिकता न देने लगे। और क्वालिटी का क्या? वही, अगर फोकस सिर्फ मुनाफे पर होगा तो शिक्षा की गुणवत्ता से समझौता हो सकता है। हमने चीन, साउथ ईस्ट एशिया, खाड़ी देशों में देखा है कि कई बार कम एनरोलमेंट या ज्यादा लागत की वजह से विदेशी कैंपस बंद भी हुए हैं। ओह, तो स्थिरता भी एक मुद्दा है। बिल्कुल। फिर रेगुलेटरी और इंफ्रास्ट्रक्चर की बाधाएं भी हैं। गिफ्ट सिटी जैसे स्पेशल जोन में शायद कम हो, लेकिन सामान्य इलाकों में जमीन अधिग्रहण, टैक्स के नियम, लेबर लॉ, ये सब चुनौतियां बन सकती हैं। और एक आखिरी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात, कहीं ये कैंपस सांस्कृतिक और अकादमिक रूप से अलग थलग ना पड़ जाएं। मतलब अगर वो स्थानीय माहौल, भारतीय संदर्भ, पाठ्यक्रम में स्थानीयता, भारतीय फैकल्टी, लोकल संस्थानों से सहयोग, इन सब पर ध्यान नहीं देंगे तो वो बस कुछ एलीट अलग थलग द्वीप बनकर रह जाएंगे। तो ये तो काफी सारी चुनौतियां हैं। फीस, बराबरी का सवाल, क्वालिटी, स्थिरता, रेगुलेशन और स्थानीय जुड़ाव। इसका मतलब है कि बहुत सावधानी से आगे बढ़ना होगा। जी हाँ। तो फिर इस सहयोग को स्थायी और फायदेमंद कैसे बनाया जा सकता है? क्या रणनीति होनी चाहिए? देखिए, इससे टिकाऊ बनाने के लिए कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। सबसे पहले तो समावेशी पहुंच सुनिश्चित करनी होगी। मतलब NEP 2020 की भावना के अनुरूप वंचित और जरूरतमंद छात्रों के लिए स्कॉलरशिप या किसी तरह की आर्थिक मदद को अनिवार्य करना होगा। सकारात्मक समावेशन उपाय लागू करने होंगे। ठीक है। और गवर्नेंस लचीला हो ताकि टॉप रैंक वाली यूनिवर्सिटीज को काम करने में आसानी हो, लेकिन जवाबदेह भी हो। क्वालिटी पर, फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी पर कड़ी निगरानी रखनी होगी और उन्हें भारतीय कानूनों के प्रति जवाबदेह होना होगा। तीसरा, आपसी सहयोग पर जोर देना होगा। साझा कैंपस, MOU, जॉइंट रिसर्च सेंटर्स, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। सरकार को भारतीय और विदेशी संस्थानों के बीच इस तरह के सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। और आपने स्थानीय जुड़ाव की बात की थी। हाँ, वो बहुत जरूरी है। उन्हें स्थानीय प्रासंगिकता और सांस्कृतिक एकीकरण पर ध्यान देना होगा। पाठ्यक्रम को भारतीय शैक्षिक मूल्यों, भाषाई विविधता के अनुरूप ढालना होगा। ऐसे प्रोग्राम पेश करने होंगे जो यहाँ के लिए प्रासंगिक हों। और भारत को भी अपनी तरफ से कुछ करना होगा। बिल्कुल। भारत को अपने खुद के विश्व स्तरीय संस्थान, अपनी आईवी लीग बनाने पर भी जोर देना होगा। ये बाहरी प्रतिस्पर्धा उसी सूरत में ज्यादा फायदेमंद होगी जब हमारे अपने संस्थान भी मजबूत हों। तो कुल मिलाकर सार ये निकलता है कि विदेशी विश्वविद्यालय भारतीय उच्च शिक्षा के लिए एक बड़ा अवसर हो सकते हैं। उनमें बदलाव लाने की क्षमता है। हाँ, बिल्कुल है। लेकिन उनकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि वो यहाँ के माहौल में कितना ढलते हैं, कितनी सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा देते हैं और हमारे अपने संस्थानों के साथ कितना सहयोग करते हैं। एकदम सही कहा। और यहाँ एक अहम सवाल भविष्य के लिए ये भी उठता है कि जब भारत खुद वैश्विक पटल पर अपनी शैक्षिक पहचान बनाने की कोशिश कर रहा है, हाँ, तब इन विदेशी विश्वविद्यालयों के आने का हमारी अपनी उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और पहचान पर लंबे समय में क्या असर पड़ेगा? ये एक विचारणीय प्रश्न है। बिल्कुल, एक अहम सवाल सोचने के लिए। तो अगर आज की ये चर्चा आपको उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस विषय पर आपके कोई और प्रश्न हो या अपने विचार हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर साझा करें। जी हाँ, जरूर। अगली गहन चर्चा तक सीखते रहें।